आपकी चेतना की ही सृष्टि है। आपकी अगर चेतना वहां तक नहीं जाती तो आप उसको कैसे देख पाते? स्वप्न सृष्टि कैसे होती है? माइंड आपका काम कर रहा है, उसने पूरा साम्राज्य बना दिया बिना ईंटा पत्थर के। हमारे यहाँ अध्यात्म में क्या कहा गया है कि बिंदु से नाद होता है, नाद से जो है कला होती है। बिंदु को शिव भी कहा गया है, सब इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर हम कहते हैं कि हमारे आप में कोई अंतर नहीं, हम आप इंटरकनेक्टेड हैं, और जब हम आपको एज पार्ट ऑफ माइंड मानेंगे तो क्या कोई अपने हाथ को काटता है? तो आज मैं बस इतना ही कहूँगा कि समझ लीजिए ईश्वर की कृपा से हमारे सामने एक ऐसे शख्स बैठे हुए हैं जिनका भौतिक परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। कह सकते हैं एक आत्मीय ज्ञान की बात करें। कुछ प्रश्न हम लोगों के मन में रहते हैं जो मैं पूछना चाहता हूँ। तो जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जन्म से पहले, उसके पहले ये चेतना कहाँ रहती है और मरने के बाद वो चेतना कहाँ चली जाती है? ये थोड़ा सा प्रश्न तो लंबा है, कोशिश करते हैं कि संक्षेप में और आसान तरीके से इसको बताया जाए। चेतना का मूल उद्गम तो एक ही है ना, क्योंकि ये एक है, अनंत है, अखंड है। ठीक है। अब इस चेतना के अंतर्गत चूंकि चैतन्य तत्व है तो विचार करेगा। उसके अंदर एक भाव आया कि एको हम बहुश्याम, हम एक हैं और इस एकत्व में उदास उदास सा सब लग रहा है, कुछ आनंद नहीं है, तो ये हमको बहुत होके देखना है। ठीक है ना, दिखना है। ये उसके मन में एक प्रेरणा आई, विचार आई, है ना। इस विचार के फलस्वरूप एकता में अनेकता जो की सृष्टि हुई, अनेक लोग बने, है ना। ये सब चलने लगा। फिर उसके बाद फ्रीडम ऑफ विल, चेतना ने ये संकल्प किया तो इसका मतलब कि उसको फ्रीडम है कुछ भी सोचने की, कोई भी विल करने की। उसने विल किया था तो वहाँ पे अनलिमिटेड फ्रीडम है। लेकिन उसका अंश चूंकि हम लोग भी, हमारे में भी आंशिक चेतना है, तो आंशिक रूप से ये फ्रीडम हम लोगों के अंदर भी आती है। तो जब हमको फ्रीडम दी गई कि भाई आप अपनी इच्छा अनुसार आप एक्ट करेंगे, तो जहाँ पे आप अपनी इच्छा से काम करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, वहीं पर आपके ऊपर दायित्व बोध भी हो जाता है कि उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि उसका जो भी अच्छा या बुरा परिणाम होगा उसके लिए यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। अब यहीं से बंधन शुरू होता है। अगर आपने अपने डिस्क्रिशन का मिसयूज किया तो आप उस कर्म के बंधन में बंधते गए। ये कर्म का बंधन आपको मूल चेतना के साथ एकीकृत नहीं होने देता है। विभिन्न योनियों में कर्म के फल के भोग के लिए आप अवतरित होते रहते हैं, है ना। और ये अलग अलग योनियों में आप जाएंगे। इसमें कुछ बीच में अंतराल भी होता है जिसमें कि सूक्ष्म शरीर के साथ आप घूमते रहते हैं, है ना। तो उस परम चेतना से कनेक्शन हो सके इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ, इसका मतलब ये है कि हमें अपने कर्म फल को एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। और जब कर्म फल एडजस्ट हो जाएगा तो हमारे सारे बंधन खत्म हो जाते हैं। अब इसके लिए मतलब कि जितना भी साधना विधान दिया गया है, चाहे निगम में चाहे आगम में, वो इसी के लिए दिया गया है कि इस कर्म फल के बंधन से किस तरह से आदमी मुक्त हो सके। ये सारा का सारा उपाय, चाहे वो ज्ञान का मार्ग हो, चाहे भक्ति का मार्ग हो, चाहे योग का मार्ग हो, चाहे कर्म का मार्ग हो, जितने भी मार्ग बताए गए हैं ये मूल रूप से इसी के लिए उपाय हैं। किसी जीव को ये कैसे पता चल पाएगा कि वो किस मार्ग के लिए बना हुआ है? प्रेम मार्ग के लिए, भक्ति मार्ग आप के लिए? अपनी रुचि ही देखें ना, कहीं दूर नहीं जाना है। आपको कौन सा अच्छा लगता है आप अपने को देखें, अपनी प्रवृत्ति का ही आप एनालिसिस करें। आपको समझ में आ जाएगा कि हमको लॉजिकली अप्रोच करना ठीक लगता है या हम लोगों की मदद करके हम अपने को एलिवेट करना चाहते हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि समाज सेवा करके, गरीबों की सेवा करके, है। कुछ लोगों को भजन कीर्तन में बहुत आनंद आता है। तो इस सहज प्रवृत्ति ही आपके कर्मों में जो है वो परिलक्षित होती है कि आप सहज रूप से, जिधर जबरदस्ती नहीं, सहज रूप से कि हमको जो है लॉजिकल मतलब इंटरप्रिटेशन ठीक लगता है, हमको जप करने में बड़ा मजा आता है, हमको कथा सुनने में बड़ा मजा आता है, हमको कीर्तन करने में बड़ा मजा आता है। तो जिसमें आपकी सहज प्रवृत्ति हो, आप समझ लीजिए कि वही आपके लिए मार्ग है, दूसरा कुछ नहीं है। तो आज के इस भौतिकवाद के दौर में खुश रहने के लिए इंसान क्या कर सकता है? खुश रहने के लिए दोनों चीज़ें हैं। आपको सांसारिक स्तर पे अपना भरपूर प्रयत्न करना है, ठीक है ना। लेकिन
अपने आप को सिर्फ एक सांसारिक प्राणी नहीं मान के अपने अस्तित्व के विभिन्न स्तरों को समझना है कि हम स्थूल शरीर हैं, उसके अंदर हम प्राणमय कोश हैं, उसके अंदर हम मनोमय कोश हैं, उसके अंदर विज्ञानमय कोश हैं, उसके अंदर आनंदमय कोश। माने आपके एग्जिस्टेंस के कई लेयर्स हैं और हर लेयर्स को सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। आप किसी एक लेयर को सेटिस्फाई करेंगे तो इम्बैलेंस होगा, एक लेयर और दूसरे लेयर में फिर झगड़ा होगा और उस झगड़े के परिणाम स्वरूप आपके अंदर असंतोष होगा, विकार होगा, बीमारी होगी। ये सब इसी के चलते होता है जो सिमेट्रिकल नहीं है। तो आपके पर्सनालिटी के डिफरेंट जो लेयर्स हैं उनके अंदर अगर कोहेशन नहीं होगा तो ये रिफ्ट होगी और रिफ्ट के चलते आपके अंदर थकान होगा, हताशा होगी, तनाव होगा, डिप्रेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। ये सब सारी चीज़ें उसी की वजह से होती है कि आपके अस्तित्व के जो डिफरेंट स्तर हैं, डिफरेंट लेयर्स हैं, वो कोहेशन में नहीं है, वो सिंक्रोनी में नहीं है, उनको सिंक्रोनाइज करके। तो हर लेयर को सेटिस्फाई करने के लिए उस तरह की खुराक आपको देनी पड़ेगी। आँख को अच्छा लगने के लिए अच्छी चीज़ देखेंगे तो कान से अच्छा सुनने के लिए अच्छी चीज़ सुनेंगे, जीवा का आहार है तो इसको उस तरह का रस पान कराएंगे, नाक कुछ अच्छा सूंघना चाहती है कि नहीं। तो इसी तरह से आपके व्यक्तित्व के जितने भी विभिन्न स्तर हैं, सब स्तरों की अपनी अपनी खुराक है। सबको अगर आप खुराक प्रोवाइड कर देंगे तो सब मस्त रहेंगे। तो अभी आपने जो बात बोला, एक विकार शब्द का प्रयोग किया, हाँ। तो ये विकार अनेक प्रकार के हैं जो हमारे साधना में बाधक बन करके होते हैं। हाँ। तो ये विकार एक राक्षस की तरह से हमारे सामने चलते चले आते हैं, इन पर कैसे विजय पाया जाए? ये सब धीरे धीरे सब हो जाता है। अपनी वृत्तियां ही है, वही राक्षस है और वही जो है देवता है। तो हम अपने मन को ही राक्षस मान सकते हैं। बस सब चेतना के अंदर बताए ना कि पूरा सृष्टि चेतना के अंदर ही है। चेतना के बाहर होगा कुछ तो हम उसके बारे में बात ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वी कैनॉट कंसीव इट ना। अगर हम कंसीव कर रहे हैं तो इसका मतलब कि दैट इज लिमिटेड बाय आवर क्या ये जो हमारे चारों तरफ ये सारी चीजें जो दिखाई पड़ रही है, स्टूडियो है, ये लाइट्स हैं, ये दीवारें हैं, क्या ये सच में है या फिर केवल हमारे? नहीं, आपकी चेतना की ही सृष्टि है। आपकी अगर चेतना वहां तक नहीं जाती तो आप उसको कैसे देख पाते? आपकी चेतना, मानसिक शक्ति ही आंखों के रास्ते से निकल के जब उस फैन तक जाती है तो आप फैन को देख पाते हैं, है कि नहीं? वरना तो नहीं देख पाएंगे। तो चेतना वहां तक है तभी तो उस फैन को देख रही है। चेतना आपके शरीर तक लिमिटेड नहीं है, चेतना वहां तक गई, शरीर के बाहर भी वो फैल रही है। सो जाते हैं, नींद में रहते हैं तो भी हमारी चेतना काम करती है। भाई स्वप्न सृष्टि कैसे होती है? माइंड आपका काम कर रहा है, उसने पूरा साम्राज्य बना दिया बिना ईंटा पत्थर के। तो उसको सच माने या इसको सच माने? नहीं, यही तो दोनों सच है और दोनों सच नहीं है ना। जैसे अगर इसके कंपैरिजन में उसको देखेंगे, ये 3D इमेज है, वो 2D इमेज है, इतनी सी बात है। 3D होने के नाते आप इसको ज़्यादा सही मानते हैं क्योंकि यू कैन टच इट, टैक्टाइल सेंसेशन ये देता है आपको। मुझे याद है, मैं एक बार स्वप्न देख रहा था कि मैं किसी नदी है या समुद्र है, क्या मुझे क्लियर नहीं था। हाँ। मैं उसमें डूब रहा हूँ। हाँ। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, बहुत ज़्यादा ऐसे लगा कि अब ये ज़िंदगी ख़त्म हो गई। भाई वो तो जब एकदम सांस वो लगने लगती तो आदमी जग जाता है, अदरवाइज अगर न जगे उस समय भी तो एक्चुअली मर जाएगा। वो स्वप्न से जग जाने वाला कंडीशन, मतलब उसको उस बला से बचने का एक आधार था। लेकिन यहाँ अगर कोई सच में परेशान, तो यहाँ से जगने का भी कोई सिस्टम है क्या? हाँ, इसको भी जब आप समझेंगे, जब उसी तरह से इसको भी एक दूसरा स्वप्न समझेंगे, वो आपका इंडिविजुअल स्वप्न है और ये इंडिविजुअल नहीं, ये कलेक्टिव ड्रीम है, तो जिसको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। अब यहाँ स्टूडियो में जो चीज़ दिख रही है वो हमें भी दिख रही है, आपको भी दिख रही है, इनको भी दिख रही है। तो ये कलेक्टिव ड्रीम चल रही है। और जब आप इससे बाहर जाएंगे, जब आप चेतना के लेवल पर होकर सोचना शुरू करेंगे कि चेतना का ही ये ग्रासिफिकेशन है, चेतना का ही आज तो देखिए बड़ी मज़ेदार बात है, प्रकाश को, ज्ञान को, चेतना को लगभग समानार्थक माना जाता है ना। और प्रकाश को अब इन लोगों ने कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में, क्या उसको बोले हैं, क्या सुपर सॉलिड, सुपर सॉलिड के रूप में, वो एमल्सन टाइप का, सस्पेंशन टाइप का कुछ जो है, कि उसको इन लोगों ने सॉलिडिफाई कर दिया प्रकाश को। तो लाइट कैन बी सॉलिडिफाइड। अब ये तो अभी वैज्ञानिकों की दृष्टि है। हमारे यहाँ तो ये माना जाता है कि जो भी मतलब उच्च कोटि के रत्न हैं,
है ना। जैसे नीलम हुआ, हीरा हुआ, ये पुखराज हुआ, जो हाईएस्ट क्वालिटी के होते हैं, दे आर कंसंट्रेटेड लाइट ओनली, लाइट का ही कंसंट्रेशन है। तो लाइट को ही कंसंट्रेट करके अगर ये बन गया, और ये इसी लाइट को आप मानेंगे कि नहीं ये तो आभासी है, इसका कोई अस्तित्व ऐसा नहीं है कि इसको टच किया जा सके या इससे कोई चीज़ बनाई जा सके। लेकिन अब विज्ञान भी तो कहता है कि फोटॉन से ही सब बना है, फोटॉन लाइट पैकेट्स ही तो हैं, हैं? तो अल्टीमेट पार्टिकल लाइट पैकेट्स हैं, और उन्हीं के आधार पर ये सारी ठोस चीज़ें बन गई। तो अब तो क्वांटम मैकेनिक्स के ज़माने में बहुत आसान है इस बात को पकड़ना। लाइट के लिए जैसे कहा गया कि ये ड्यूअल बिहेवियर का है, तो जैसे हमारा आत्म तत्व है, क्या ये भी ड्यूअल बिहेवियर? मतलब लाइट तो एक ही है ना, वो पार्टिकल के तौर पर भी फंक्शन करता है, वेव के भी तौर पे फंक्शन करता है, ठीक है ना। तो कॉन्शसनेस की भी ये जैसे हमारे यहाँ, अब देखिए सनातन विज्ञान की बात आप शेखर जी कर रहे थे ना, सनातन विज्ञान का बहुत मतलब बढ़िया प्रश्न आपने उठाया। हमारे यहाँ अध्यात्म में क्या कहा गया है कि बिंदु से नाद होता है, नाद से जो है कला होती है। बिंदु को शिव भी कहा गया है, या अल्टीमेट रियलिटी मान लीजिए। वहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है जो अस्फुट ध्वनि है, मतलब उसमें कोई स्पष्टता नहीं रहेगी, खाली ये गूंज रहेगी, एक वाइब्रेशन रहेगा, जैसे ट्रांसफार्मर के पास गूंज बोलता है, तो वो वही शब्दों के रूप में टूटता है ना। तो इसी तरह से माने कि वो जब नाद के रूप में है, माने वेव फॉर्म है, वही वेव फॉर्म है, और वही जब वर्ण के रूप में आ गया तो वो पार्टिकल के फॉर्म में आ गया। और ये जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, यही ना बताया गया कि भाई ये लाइट बीम जो है वो पार्टिकल के रूप में भी बिहेव कर रही है, उस जब ऑब्जर्वर है तो उसका बिहेवियर कोई और है, और जब कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है तो उसका बिहेवियर कुछ और हो जा रहा है। यही तो है ना डुअल बिहेवियर है। तो विज्ञान के एडवांसमेंट के साथ साथ अभी जो आप क्वांटम फिजिक्स की बात करेंगे, जो ट्विन पार्टिकल्स हैं कि ट्विन पार्टिकल्स कितनी भी दूरी पर रहें, वो इंस्टेंट कम्युनिकेशन उनके अंदर होता रहता है, और एक पार्टिकल में जो चेंज आएगा वो दूसरी पार्टिकल में भी इंस्टेंट वही चेंज उसमें भी आएगा। दूरी इमेटेरियल है ना। तो एक तत्व से अगर है कहीं न कहीं कनेक्टिविटी है, कंटिन्यूअस कनेक्टिविटी है, तभी तो कम्युनिकेशन में कोई टाइम लैग नहीं है। अदरवाइज तो टाइम लैग होता ना, लेकिन टाइम लैग नहीं, इसका मतलब कि सब इंटरकनेक्टेड है। तो अगर हम कहते हैं कि हमारे आप में कोई अंतर नहीं, हम आप इंटरकनेक्टेड हैं, और जब हम आपको एज पार्ट ऑफ माइंड मानेंगे तो क्या कोई अपने हाथ को काटता है? बिल्कुल नहीं काटेगा ना। कितना बढ़िया सामंजस्य स्थापित हो जाएगा जिस दिन हम चेतना के लेवल पर इस एकत्व को समझ के और आपको अपना इंडिविजुअल पार्ट मानेंगे, तो हम अपने नाखून को भी तो नहीं डैमेज कर पाते हैं भाई, हाँ? तो आपको कैसे डैमेज कर लेंगे? तो क्या सुंदर स्थिति पैदा होगी उस समय। चलिए, तो अभी हमने जो बातचीत की इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल करके आई, और बहुत सारे ऐसे शब्द आप लोगों ने सुने होंगे जिसमें आपके मन में क्यूरियोसिटी जगी होगी। जैसे अभी इन्होंने बोला सूक्ष्म जगत और ये सारी चीज़ें हुई, तो अभी हम आने वाले पार्ट्स में आपके लिए उन सारी चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करेंगे हम। तो आप अगर इस सीरीज़ में बने रहेंगे तो और सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और अपने चेतना को और ज़्यादा विकसित करने के लिए जो भी आपको मार्ग समझ में आए उसमें आपको अपने आप को लगाने की कोशिश